So, hi everyone. Good evening, Akshay. Myself, Dr. Milind, and today our nephrology section will be concluded with nephrotic syndrome. So, we will last lecture we discussed nephritic syndrome and differences between nephritic and nephrotic. That was the basis of all uh, these two lectures. Today, we only conclude with nephrotic syndrome, in which we will study in similar pattern as we have studied in nephritic syndrome. That is, what are the common clinical features among all nephrotic syndrome, because it is a syndrome, it is not a disease, it has multiple disease. You should have a clear picture on your mind. नेफ्रोटिक सिंड्रोम को भी डायग्नोसिस में नहीं लिखना, आपको डायग्नोसिस में स्पेसिफिक बात लिखनी है. whether a patient आप likely diagnosis nephrotic syndrome, then राइट की बायोप्सी से अपने आप कंफर्म करोगे वेदर इट इज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर और HIV induced nephropathy और मिनिमल चेन डिजीज. देन अपनी बात आती है कि इसमें सेम पैटर्न रखेंगे. फर्स्ट वी विल discuss the common clinical feature, then we will see the common diagnostic points among all nephrotic syndrome, and finally the common treatment. And luckily here is the treatment is not that much rocket science है ना. nephritic syndrome में फिर भी थोड़ी बातें अलग थी. यहाँ ऑलमोस्ट इनवेरिएबली अगर प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो आपको स्टेरॉइड देना है. स्टेरॉइड से सही नहीं हो रहा तो स्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड देना है. तो लाइक इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. अब अपने शुरू करते हैं. नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर डायग्नोस्टिक के लिए कॉमन चीजें क्या है. हेयर एज कंपेयर टू आरबीसी देयर इज मोर लॉस ऑफ प्रोटीन. नेफ्राइटिक सिंड्रोम में भी प्रोटीन यूरिया होता था लेकिन उसमें लेस देन 3.5 ग्राम था. यहाँ मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर हो रहा है और यहाँ सारे प्रकार के प्रोटीन निकल रहे. तो उसी से आप इसके मैनिफेस्टेशन पढ़ोगे. जैसे एल्ब्यूमिन निकल जाएगा, बॉडी से एल्ब्यूमिन निकलेगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, फ्लूइड विल एक्स्ट्रावेसेट, इट विल कॉज इडीमा. सो हियर यू विल फाइंड इडीमा. एल्ब्यूमिन निकल गया तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, और प्रोटीन खून से ब्लड से निकल अपना यूरिन से निकल रहा है तो प्रोटीन यूरिया. तीन कॉमन चीजें हैं यहाँ. प्रोटीन यूरिया के मैनिफेस्टेशन के कारण क्या क्या होगा. एक एल्ब्यूमिन मैंने आपको बता दिया वो निकलेगा तो उसका नुकसान क्या है, इडीमा, एनासार का. दूसरा लाइपोप्रोटीन्स भी निकलते हैं बिकॉज दीज आर आल्सो प्रोटीन्स. तो प्रोटीन लाइपोप्रोटीन क्या करते हैं, जैसे हार्मोन में फीडबैक सिस्टम चलता है वैसे लिपिड सिंथेसिस में फीडबैक सिस्टम चलता है. तो लाइपोप्रोटीन गिव्स नेगेटिव सिग्नल फॉर नेगेटिव फीडबैक टू द लिवर कि यार अब बहुत हो गया लिपिड बनाना, अब बंद करो. अगर लाइपोप्रोटीन आपके यूरिन से निकल रहे तो इट विल कॉज stoppage of the inhibition from the lipoprotein signals that will eventually cause liver to produce unlimited amount of the lipids, and that will cause hyperlipidemia. So patient have accelerated atherosclerosis, increased cholesterol, increased triglyceride. तो ये बात इसलिए होती है, आपको रटना नहीं है कि ये होता है. क्यों होता है वो पता होना चाहिए. बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ lipoproteins in the nephrotic syndrome that causes liver to not be able to stop at any time and constantly produce lipids. Then other type के प्रोटीन कौन से लॉस होते हैं, बिकॉज प्रोटीन सी, नाम ही आ रहा है प्रोटीन सी, प्रोटीन एस एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, these are the brakes on our normal clotting system. तो अगर ये ब्रेक्स लूज हो चुके हैं तो पेशेंट विल हैव ए हाइपरकोगुलेबल स्टेट. इसीलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको बहुत अजीब अजीब जगह थ्रोम्बोसिस मिलेगा. जैसे आपका फेमस क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का. नॉर्मली रीनल वेन थ्रोम्बोसिस आप नहीं सुनते, आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस सुनते हो, आप पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म सुनते हो, लेकिन यू विल नॉट hear this word normally is renal vein thrombosis. So in nephrotic syndrome, classical case आपको देंगे membranous glomerulopathy का, in which patient has nephrotic syndrome. Then अपने बात आते हैं नेक्स्ट, अपने बात आते हैं कि यार और कौन से प्रोटीन लॉस होंगे. देयर इज लॉस ऑफ मेटालिक बाइंडिंग प्रोटीन एमबीपी, जो कि आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो. सो दैट विल कॉज डेफिशिएंसी ऑफ जिंक एंड कॉपर आल्सो. और उसके अलावा देयर इज लॉस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आल्सो.
जो कि नॉर्मली थायराइड हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और फेरिटिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, आयरन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, आई मीन. So it will cause hypothyroidism as well as iron deficiency anemia. So these all are, आपको इंडिविजुअली नहीं याद रखना, बस आपको ध्यान रखना बॉडी से हर प्रकार का प्रोटीन निकलेगा तो क्लॉट एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन निकलेगा तो क्लॉटिंग ज्यादा होगी, लिपिड लाइपोप्रोटीन निकलेगा तो लिपिड ज्यादा होगा, और मेटेलिक बाइंडिंग प्रोटीन निकलेगा तो मेटल्स की डेफिशिएंसी होगी. एल्ब्यूमिन लॉस होने के कारण हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया हुआ, उसके कारण ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ, उसके कारण हाइड्रोस्टैटिक इवेंचुअली ज्यादा हुआ, लीक आउट होएगा, लीक आउट के कारण देर विल बी edema, देर विल बी एनएसआर का, एंड देर विल बी लिपिड यूरिया हेयर एज वेल, एंड you will see hyperlipidemia because there is accelerated atherosclerosis. वहाँ हीमेट यूरिया हो रहा था और प्रोटीन यूरिया होता है, यहाँ नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया है, हीमेट यूरिया नहीं है. एफएसजीएस में जरूर हो जाता है, और लास्ट इज यहाँ लिपिड यूरिया है जो कि नेफ्राइटिक में नहीं था. सो दीज आर द लाइक कॉमन थिंग्स in whether it is focal segmental glomerulosclerosis, whether it is minimal chain disease, or whether it is membranous glomerulopathy. अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की. व्हाट आर द कॉमन इन्वेस्टिगेशन दैट यू डू इन ऑल नेफ्रोटिक सिंड्रोम. फर्स्ट टेस्ट एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे इज यूरिन इटसेल्फ. आप यूरिन 24 आवर यूरिन में प्रोटीन देख लो, यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो देख लो, और यूरिनरी माइक्रोस्कोपी देखो जिसके अंदर आप यू कैन फाइंड लिपिड कास्ट. देन द बेस्ट टेस्ट इज रीनल बायोप्सी, जहाँ बायोप्सी के अंदर डिफरेंट टाइप के लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे यू कैन सी डिफरेंट पैटर्न्स टू डायग्नोज द स्पेसिफिक डिजीज एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली. What is the treatment of nephrotic syndrome? Like if nephrotic syndrome is due to infectious cause, whether it is HIV, HB, hepatitis B or hepatitis C, then you treat the infection. Do not give the steroid in an infection, it will flare up the infection. So if like a 50-year-old HIV patient who is not taking his ART, has a CD4 count of 40, has a NSARCA, has a nephrotic range proteinuria with hyperlipidemia, do not start him on steroids. Give that patient ART, and like ART works magically. As soon as you start him on ART, within a month or so, his CD4 count will increase to like 100. And as soon as CD4 count increase from above 100, it will cause patient's kidney to become better on its own. So if you have infectious cause of nephrotic syndrome, do not give steroid, just treat the infection. If you have other causes, whether it is primary or secondary to like diabetes or others, you just give the common treatment, that is like steroids. If steroids don't work, use immunosuppressant immunomodulators like cyclophosphamide, cyclophosphamide therapy, pulse therapy. And if it is also resistant to steroid, then also you can use cyclophosphamide. So like it is very easy. Diagnosis and treatment of nephrotic syndrome is very easy as compared to, as we discussed earlier. The most common cause of death in nephrotic syndrome is infection. You should be aware of that. The cause of nephrotic syndrome. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखो यार, मैं बार बार बता रहा हूँ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक सिंड्रोम है, ये अपने आप में एक डिजीज नहीं है. तो यहाँ the cause are either primary or secondary. Primary nephrotic syndrome is means, what I mean by primary is, that is primary kidney disease. Primary kidney disease, that means defect is in the kidney that has eventually led to nephrotic syndrome. So इसमें जो आप चार कॉमन बीमारी आप पीडिया में भी पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ते हो, that is focal segmental glomerulosclerosis, minimal chain disease, membranous glomerulopathy और congenital nephrotic syndrome. सेकेंडरी मीन्स किडनी की पर्टिकुलर बीमारी नहीं थी, बॉडी में कोई सिस्टमिक या तो बीमारी थी, या फिर उसने ड्रग लिया, या इन्फेक्शन था जिसके कारण इवेंचुअली किडनी हैम्पर हुई, लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस सी, डायबिटीज, अमाइलोइडोसिस, लिम्फोमा. लिम्फोमा का बहुत कॉमन क्वेश्चन आएगा आपके पास, जहाँ लाइक
रीनल वेन थ्रोम्बोसिस मैं बता रहा हूँ, मेरे अभी सुपर स्पेशलिटी के पेपर में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, आपके भी एक क्वेश्चन मिनिमम आना ही आया ना। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, एमसीडी और एफएसजीएस, मिनिमम इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। तो सेकेंडरी में इट कैन बी ड्यू टू एनसेड ऑल्सो, है ना। एनसेड लाइक आर very very harmful drug. NSAID causes nephrotic syndrome, NSAID causes papillary necrosis, मैंने आपको पहले नेफ्रो में बताया था। NSAID causes allergic interstitial nephritis and NSAID also causes ATN and they also cause gastritis. So these are the side effects of NSAID. NSAID are very like toxic drug. You should be aware of the side effects of NSAID. Now we will first discuss with focal segmental glomerulosclerosis. Just give a thumbs up कि अगर अभी आपको कोई स्पीड या एसएच और कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। ठीक है, ठीक ठीक है, सेट है। तो अब अपने बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जैसे यहाँ अपने सेकेंडरी नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज क्लियर कि यार अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज ट्रीट करो, साथ में स्टेरॉइड दे दो। एमाइलोइडोसिस है तो उसको ट्रीट करो, एचआईवी है तो उसको एआरटी दो, हेपेटाइटिस बी है तो उसको अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी मैनेज करो। ठीक है, अपने यहाँ डिस्कस करेंगे प्राइमरी किडनी डिजीज दैट आर कॉजिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और मैंने बताया था कोई भी आरपीजीएन इवेंचुअली विल कॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, वेदर इट इज एनी नेफ्राइटिक सिंड्रोम इवेंचुअली कॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज बेसिकली tells the severity of disease rather than telling itself something. Now the फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब मैं यूजी में पढ़ता था तो मेरे को बहुत टफ लगता था यार, ये आरपीजीएन क्या है, एफएसजीएस क्या है, एमसीडी क्या है। सी, listen to the words carefully. RPGN is rapidly progressive glomerulonephritis, so it comes under nephritic syndrome, and any nephritic syndrome that is left untreated or is resistant to your treatment will eventually deteriorate your kidneys very quickly, and that is why it is called RPGN. So RPGN is not itself is a single disease. It classified under type 1, type 2 and type 3, where type 1 is an anti-GBM disease, type 2 are immune complex, and type 3 are post-immune, in which you have ANCA associated nephritic syndrome. So it is a syndrome, it is a big category. Similarly, nephrotic and nephritic also big category. Under nephrotic, now see hear all the words carefully. It will sum up all your nephrotic syndrome. First is FSGS. FSGS is focal segmental glomerulosclerosis. That means this sclerosis of the glomerulus, and that is only focal. That means not present throughout your kidney biopsy. That is why FSGS में बोला जाता है कि आप ऐसी बायोप्सी लो जिसमें कम से कम किडनी के 8 ग्लोमेरुलस, एटलीस्ट 8 ग्लोमेरुलस यू कैन सी। तो उनमें से अगर आपको एक में भी स्क्लेरोसिस मिल जाता है, वन और मोर देन वन, तो यू लेबल इट एज एफएसजीएस। बिकॉज एमसीडी और एफएसजीएस में ओवरलैप है। डिफरेंस क्या है? एफएसजीएस अडल्ट की डिजीज है, एमसीडी बच्चों की डिजीज है। एफएसजीएस स्टेरॉइड से यूजुअली रेजिस्टेंट होता है और ये सेंसिटिव होता है। दोनों में फूड प्रोसेस का इफेसमेंट मिलेगा, पोडोसाइट का इफेसमेंट मिलेगा, बट लाइट माइक्रोस्कोपी पे इफ यू हैव ए गुड बायोप्सी ऑफ एफएसजीएस you will see sclerosis, you will label it as FSGS. But if you take biopsy और उसमें इनफ ग्लोमेरुलस नहीं है, तो क्या होगा? आपको लाइट माइक्रोस्कोपी नॉर्मल दिखाई देगी, देयर इज नो ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, एंड द फूड प्रोसेस का इफेसमेंट इज ओनली सीन ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी। बहुत ज्यादा घुस के देखेंगे देन यू कैन सी ओनली फूड प्रोसेस, अदरवाइज आपको ऊपर से ग्लोमेरुलस दिखाई देगा। ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी यू कैन नॉट अप्रिशिएट फूड प्रोसेसेस। On electron microscopy, if you see food process, that will show effacement and you will label it as minimal chain disease. आप सोचोगे कि लाइट माइक्रोस्कोपी नॉर्मल आई है, फूड प्रोसेस का इफेसमेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे दिख रहा है, तो आपको क्या डायग्नोसिस पढ़ते हो? आप यही पढ़ते हो, इट इज मिनिमल चेन डिजीज, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत बार FSGS इज लेबल्ड एज मिनिमल चेन डिजीज बिकॉज बायोप्सी सैंपल में इनफ ग्लोमेरुलस दिखले नहीं होते, वहां स्क्लेरोसिस देख नहीं पाता पैथोलॉजिस्ट, और वो एमसीडी लेबल कर देते, और पेशेंट यूजुअली डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट एंड वी थिंक नेफ्रोटिक सिंड्रोम एमसीडी है, फिर भी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा जबकि करना चाहिए। सो
दैट इज अबाउट FSGS। अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अडल्ट्स में FSGS कैन बी प्राइमरी और कैन बी सेकेंडरी। दैट मीन्स प्राइमरी मतलब इडियोपैथिक, डायरेक्ट किडनी इफेक्टिव, नोबडी नोज व्हाई। सेकेंडरी मतलब ऐसी कोई डिजीज हुई जिससे FSGS हो गया, दैट मे बी ड्यू टू HIV, दैट मे बी ड्यू टू हीरोइन इंजेक्शन और सिकल सेल डिजीज। अब इसके अंदर ट्राइड वही रहेगा, प्रोटीन यूरिया, हिमेटूरिया कैन बी और कैन नॉट बी प्रेजेंट, हाइपरलिपिडीमिया एंड lipiduria. So things are common. Patient has hypertension here also. Now the thing is, other causes are hypertensive nephropathy and sickle cell anemia and reflux nephropathy. जैसे प्रोस्टेट के कारण आगे रास्ता ब्लॉक हो गया तो यूरिन रिफ्लक्स में आएगा, इट विल कॉज इवेंचुअली focal segmental glomerulosclerosis. On kidney biopsy, you will see the sclerosis, that is eosinophilic deposits, and on the electron microscopy, you will find food process effacement. साथ के साथ उसमें vacuolization भी मिल जाएगा. But the main thing is you should not diagnose it as MCD. सैंपल में कम से कम 8 glomerulus दिखे ताकि एक में भी sclerosis मिल जाए तो you can label it as FSGS. Now the thing is the treatment is same. मैंने बताया था दिमाग नहीं लगाना है. सेकेंडरी कॉज है, मान लो हीरोइन के कारण है तो नशा बंद करो, HIV के कारण तो जस्ट गिव हिम ART and he will totally be fine. ना, there is no need of steroid in, like unnecessarily if you give steroids to a HIV patient, like flare up the viral load so much. So there are specific indication where you will give steroids, and then thing is, if steroid don't work, go for cyclophosphamide. This is for primary. For secondary, you will treat the underlying cause. Other treatment are common like ACE or ARB. hypertension के लिए आप उसको दोगे. Then second अपने आते हैं minimal chain disease. Minimal chain disease का मतलब समझो. फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर का मतलब था बायोप्सी में स्क्लेरोसिस दिखाई दे रहा है जो कि पूरे डिफ्यूजली थ्रू आउट किडनी नहीं प्रेजेंट है, वो कुछ जगह फोकल, कुछ जगह फोकाई बन रखे हैं, वहां स्क्लेरोसिस है, और कॉमनली जेक्स्ट्रामेडुलरी जंक्शन पर अपने बोलते हैं कॉमनली प्रेजेंट है. मिनिमल चेन डिजीज का मतलब क्या है? ऐसी डिजीज जिसमें बायोप्सी में बहुत कम चेंज है. दैट मीन्स योर लाइट माइक्रोस्कोपी विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन आपके पास पेशेंट आ रहा है एनासार्के के साथ, छोटा बच्चा आ रहा है 10 साल का एनासार्के के साथ, पीडल इडीमा के साथ, सैक्रल इडीमा, वल्वल इडीमा के साथ, and he has urine complete showing +4 protein urea, 24-hour urine showing 4 grams of protein per 24 hour. He has lipiduria also, but you are seeing biopsy as normal, so do not send him home and say you are normal, you are just faking all this. Patient is not faking all this. He has genuine problems, that is why he is symptomatic, and that is why you are seeing on the reports. Just because kidney biopsy is normal doesn't mean he is normal. The kidney biopsy normal is, which normal is, it is light microscopy normal, because the changes are so subtle you cannot even appreciate on light microscopy. But on electron microscopy you will see food process effacement, you will appreciate podocytes, then you will label it as MCD. The treatment is simple. कॉमन एज ग्रुप किस में होता है? बच्चों में होता है ये. इट इज सेंसिटिव टू स्टेरॉइड, इट हैज वेरी गुड प्रोग्नोसिस. मिनिमल चेन डिजीज में आप 3 टाइप का इसमें ट्रीटमेंट लाइन रहेगा. या तो आप स्टेरॉइड सेंसिटिव होगा तो जस्ट गिव हिम प्रेडनिसोलोन अप टू लाइक 2 mg per kg विद मैक्सिमम ऑफ 60 mg per day for 6 weeks. Then 6 week आप अल्टरनेट दे दोगे 1.5 mg per kg. बेसिक बात है, बहुत हाई डोज स्टेरॉइड देना है. एंड अगर उससे रिस्पॉन्ड आता है तो पेशेंट विल कम्प्लीटली रिवर्ट बैक टू नॉर्मल, और जो कि नॉर्मली होता भी है. और अगर उससे रिस्पॉन्ड नहीं आता है, इफ इट इज स्टेरॉइड रेजिस्टेंट, यू विल गो फॉर साइक्लोस्पोरिन. साइक्लोस्पोरिन का फटाफट कोई चैट में साइड इफेक्ट बताएगा? क्या क्या पता है आप लोगों को साइक्लोस्पोरिन का साइड इफेक्ट? फार्मा का क्वेश्चन है, बताओ यार. किसी को नहीं पता? ठीक है, देखो साइक्लोस्पोरिन का 3H होते हैं: हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, हाइपर ट्राइकोसिस एंड हाइपर टेंशन. सो दीज आर द लाइक कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन, और इट कॉजेज जिंजिवल हाइपरप्लेजिया. तो इसके गम्स पेशेंट के बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, तो ये चीज आपको फेनिटोइन के लिए भी याद रखनी है ना. फेनिटोइन आल्सो कॉजेज गम हाइपरप्लेजिया. एंड जो भी आपकी ड्रग सबसे कॉमनली प्रोफेशन में यूज होती है वो सबसे ज्यादा आस्क होगी, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट.
नाउ स्टेरॉइड टॉक्सिक होता है, अगर मान लो कोई पेशेंट स्टेरॉइड सेंसिटिव है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन उस पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उस पेशेंट में हाइपरटेंशन हो जाता है, उस पेशेंट को डायबिटीज भी हो जाती है उसके कारण, उस पेशेंट को हाइपरलिपिडीमिया भी हो जाता है, उस पेशेंट को हिर्सुटिज्म भी होने लग जाता है ना, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है सबसे इम्पोर्टेंट ना, यू विल लेबल हिम एज steroid toxic. So even if it is saving your kidneys, but steroid is eventually destroying your whole body, so now you need to stop the steroid, you need to search for steroid sparing agents, that is they do not require steroids, so you will use immunosuppressant like cyclophosphamide. साइक्लोफॉस्फेमाइड का साइड इफेक्ट बताओ यार, ये क्वेश्चंस तो प्लीज बताओ, साइक्लोफॉस्फेमाइड का साइड इफेक्ट कोई भी बता दो यार। साइक्लोफॉस्फेट का साइड इफेक्ट क्या होता है? हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ये आपका क्वेश्चन आता ही आता है यूजुअली, कोई भी हाँ यूरिन में हेमरेजिक सिस्टाइटिस कराएगा, ब्लैडर के अंदर कराएगा। सो इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पूछते थे, ट्रीटमेंट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इज एनएसएल सिस्टीन, मैंने आपको एनएसएल सिस्टीन जब पढ़ाई थी पिछले लेक्चर्स में, तो वहां मैंने लिखवाए थे 4-5 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एनएसएल सिस्टीन। सिमिलरली, but there are two different questions. The treatment is anaesthetic if hemorrhagic cystitis occurs. If you want to prevent hemorrhagic cystitis, you use MESNA. ठीक है, so ये आपका MESNA important question है, clinically भी बहुत important है, because cyclophosphamide is very very like common drug in nephro as well as in oncology. You should be aware of these side effects. नाउ नेफ्रोटिक सिंड्रोम लाइक ये बहुत छोटा सा है अपना मिनिमल चेन डिजीज। फाइनली वी कम टू कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सी, मिनिमल चेन डिजीज हो तो बच्चों में रहा है, लेकिन वो चाइल्डहुड से नहीं है, मतलब से सॉरी बर्थ से नहीं है। इट इज ओनली अपीयरिंग बिटवीन 5 to like 15-year-old patients, but congenital nephrotic syndrome, that means as soon as baby is born he has nephrotic syndrome. सो ये कॉमनली जेनेटिक डिफेक्ट होता है, NPHS1 और NPHS2 जीन के कारण होता है। NPHS1 फॉर्म्स नेफ्रिन, NPHS2 फॉर्म्स पोडोसिन। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे लाइक दीज आर द टू पोडोसाइट्स है ना, ट्रायंगुलर शेप के दो पोडोसाइट है, ये इसको जोड़ रखा है नेफ्रिन ने। सो अगर ये नेफ्रिन नहीं होगा तो जुड़े नहीं रहेंगे, पूरे खुले रहेंगे, पूरे खुले रहेंगे तो एवरीथिंग विल बी फिल्टर आउट, ये बच्चा बहुत जल्दा सोलन अप हो जाएगा। It will cause non-immune hydrops fetalis. It is known as Finnish type of nephrotic syndrome. बच्चा चांसेस है सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज सारी चीज एनासार का मतलब पैदा ही एनासार के साथ होगा, लाइकली ही में डाई इन यूट्रो इटसेल्फ। पोडोसिन इन ट्राइंगल के अंदर छोटे छोटे गोले पड़े होते हैं, विल शो यू द डायग्राम्स, एंड उसके डिफेक्ट के कारण देयर विल बी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बट पेशेंट विल लिव, but it will be steroid resistant. You may need to use tacrolimus. Diagnostic criteria will all are same, ठीक है, and you will need albumin infusion here because like वो बच्चा growing age में है अभी, पैदा होते ही he does not has any protein in his blood, so he may need albumin infusion. ठीक है, एक बात थोड़ा इंटरेस्ट के लिए आपको बताता हूँ, like Vinay, Akshay, you all have done work in the ward, and Shivam, you may also like maybe I think doing works in the ward. तो आपने बहुत बार देखा होगा इतना इतना एक बॉटल होता है एल्बुमिन का, वार्ड में लग रहा होता है। तो like every albumin bottle cost 7,000, ठीक है, in Rajasthan government it is free of cost, but so as a doctor you should be smart enough to know when to prescribe it or not, है ना। unnecessarily प्रिस्क्राइब करोगे तो आप पे केस लगेगा, और जब जरूरत नहीं है तब भी प्रिस्क्राइब नहीं करोगे तब भी आप पे केस लगेगा। तो you should be aware when to prescribe it, and second importantly how to give it, like senior Deepak was told us कि in any patient albumin infusion, उससे आप कभी बॉटल पे भी ध्यान से देखना, उस पर लिखा होगा it should be given over 5 hours at the rate of 20 ml per hour। वो 100 ml की होती है बॉटल, तो at the rate of 20 ml per hour देते हो आप उसको। यूजुअली ऐसा नहीं करोगे कि 100 ml की बॉटल है, पेशेंट आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आया और बॉटल खोल के छोड़ दिया, आधे घंटे पे लगा के निपट गया। हो सकता है ऐसा आपने करा हो, और हम शुरुआती डेज में सबके साथ ऐसा होता है, करते हैं और होता भी नहीं है कुछ, बट हजारों में से एक पेशेंट होगा, जैसे ही आप उसको स्पीड से शुरू करोगे इट विल इवेंचुअली डिटोरिएट योर पेशेंट। व्हाई? बिकॉज एल्ब्यूमिन इज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट प्रोटीन, बहुत ही ज्यादा
ऑस्मोलैरिटी का प्रोटीन है, तो इफ यू गिव एल्ब्यूमिन रैपिडली ना, तो इट विल रैपिडली टेक द फ्लूइड फ्रॉम योर एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस टू द इंट्रावेस्कुलर स्पेस, क्योंकि आप वेन में एल्ब्यूमिन डाल रहे हो और ये एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस से सारा पानी खींच लेगा इंट्रावेस्कुलर स्पेस में। इट इज सो स्ट्रांग, और वो बहुत रैपिडली खींचेगा क्योंकि आपने आधे घंटे में इतना सारा एल्ब्यूमिन दे दिया। इट विल कॉज रैपिड इंक्रीज ऑन योर बीपी, रैपिड इंक्रीज ऑन योर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, और एकदम से जब भी आपका वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो योर हार्ट विल फेल। सी, क्या आप में और मेरे में हार्ट फेलियर हो सकता है? हाँ, हो सकता है यार। सी, मेरा दिल एक पंप है बेसिकली, तो पंप कैसे फेल होएगा? या तो आप उससे पीछे से लोड ही ज्यादा दो, काम ही ज्यादा कराओ, या फिर आगे आप पाइप का प्रेशर ही बहुत बढ़ा दो। मतलब मेरा बीपी आप 250 कर दोगे तो भी मेरा दिल फेल हो जाएगा, बिकॉज माई हार्ट नीड्स टू पंप, that was regularly pumping at one against a pressure of 120, now needs to pump against a pressure of 250. Now I will land in heart failure even if I am 25 28 years old. But इवन इफ लाइक इफ यू वांट टू कि यार बॉस को आज हार्ट फेलियर में लेके आना है और देखते हैं हार्ट फेलियर होता कैसे, तो अगर तुम मेरी बॉडी के अंदर 5 लीटर्स के बाद भी आपने मान लो मेरे को 10 लीटर आईवी फ्लूइड दे दिया, तो 10 लीटर आईवी फ्लूइड दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? माय हार्ट विल, आपने उस पर लोड ज्यादा दे दिया पंप पे, माय हार्ट विल फेल। कि यार 10 लीटर तो ऑलरेडी मेरे ब्लड में 5 लीटर, मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है, आपने 10 लीटर और करके उस टोटल वॉल्यूम को 15 लीटर बना दिया ना। माय हार्ट कैन नॉट, even if I have a young heart, I cannot pump against a pump for a pressure वॉल्यूम ऑफ 15 लीटर्स, आई विल, माय हार्ट विल फेल। सो इसीलिए एल्ब्यूमिन रैपिडली दोगे एकदम से इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट कंपनसेट नहीं कर पाएगा और पेशेंट विल लैंड इन हार्ट फेलियर। सो इसीलिए एल्ब्यूमिन के बारे में आपको बस ध्यान देना चाह रहा था कि यार एल्ब्यूमिन दो, हमेशा स्लोली दो ओवर 5 आवर्स, तो इट शुड बी इन योर माइंड ऑलवेज ऑलवेज। इफ फाइनल टॉपिक पे आते हैं जो कि मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी है, और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी से एक क्वेश्चन, मतलब आई कैन गारंटी इन एनी एग्जाम यू विल सिट, आपको घुमा फिरा के पूछा ही जाएगा। लाइक मेरे अभी नीट एसएस में 2 क्वेश्चन तो सिर्फ रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के आए थे और एक मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी का अलग से आया था, और जो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के थे वो दोनों केस मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी के थे, जिसमें केस सिनेरियो जिस पेशेंट को रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हुआ था, क्योंकि रीनल वेन थ्रोम्बोसिस लाइक वेरी वेरी सिनोनिमस विद मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। हाँ, बाकी सब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देयर इज हाइपरकोagulable स्टेट, बट कॉमनली जो ऑब्जर्व्ड रीनल वेन थ्रोम्बोसिस है वो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी के साथ होता है। इट इज ए क्लिनिकल डायग्नोसिस, इट शुड नॉट बी मिस्ड। तो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी में क्या होता है? इसके नाम में 3 नाम है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाम में नेफ्राइटिस है बट इट इज ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रिमेंबर दैट। सेकंड ऑफ ऑल, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन जीरियाट्रिक पॉपुलेशन। आपसे पूछा जाए बच्चों में सबसे कॉमन कॉज मिनिमल चेन डिजीज, आपसे पूछा जाए अडल्ट में कॉमन कॉज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए जीरियाट्रिक में, ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन कॉज, और आंसर इज मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। देन सेकंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेम है, वही प्रोटीन निकलेगा, लिपिड निकलेगा, क्लॉटिंग ज्यादा होगी, ठीक है, और हाइपरलिपिडीमिया होगा, लिपिड्यूरिया होगा, द थिंग्स आर नॉट डिफरेंट हियर, द कॉज आर डिफरेंट। यहाँ प्राइमरी तो होता है, नाम आ रहा है मेम्ब्रेनस, मतलब यहाँ जैसे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज में मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती थी, वैसे यहाँ मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है फॉस्फोलाइपेज A2, एक एंजाइम होती है, उसके प्रति एंटीबॉडी बनती है, तो दैट इज प्राइमरी मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी इन विच देयर इज एंटीबॉडी अगेंस्ट फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर्स। सो देयर विल बी इम्यूनोफ्लोरेसेंस पॉजिटिव। मतलब इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या होता है, आप उसके प्रति एंटीबॉडी डाल देते हो और वो एंटीबॉडी चमकती है, फ्लोरेसेंस का मतलब चमकना होता है। तो देखो, आप एमसीडी के पेशेंट में इम्यूनोफ्लोरेसेंस डालोगे तो पूरा काला कमरा दिखाई देगा, सब ब्लैक दिखाई देगा, कुछ नहीं चमकेगा, बिकॉज देयर इज नो एंटीबॉडी रिलेटेड टू एमसीडी। टू एफएसजीएस देयर इज नो एंटीबॉडी रिलेटेड। आई डिड नॉट टेल यू कि यार इट इज ए वेस्कुलाइटिस और इट इज एंटीबॉडी रिलेटेड, but here it is due to a antibody against phospholipase A2, so your immunofluorescence will be positive। जैसे मैं जब यूजी में था तो मेरे को समझ ही नहीं आता था यार ये क्या है, स्टारिस का अपीयरेंस, ग्रैनुलर अपीयरेंस, कहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोल रहे हैं,
सिंपल बात ध्यान रखो, 3 चीजें, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस। लाइट माइक्रोस्कोपी में छोटा छोटा सुपरफिशियली सब कुछ दिखेगा कि हेमेटोजाइल नियोसिन डाई पे आपने देख लिया कौन सा क्या कितना दिख रहा है। अगर वो नॉर्मल है तो लाइकली वो एमसीडी है, और इट में भी एफएसजीएस अगर सैंपल इनफ नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे वही चीजें देखिए लेकिन और ज्यादा मैग्निफिकेशन से, तो जहां आप पेशेंट के फूड प्रोसेस को अप्रिशिएट कर पाओ इतना ज्यादा मैग्निफाइड होता है। यू कैन सी मेसेंजियल डिपॉजिट ऑल्सो। इम्यूनोफ्लोरेसेंस सिर्फ देखता है कि एंटीबॉडीज से कोई भी रिलेटेड लफड़ा है क्या, जैसे गुड पास्चर सिंड्रोम है तो वहां एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, वहां एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। सो देयर यू विल सी इम्यूनोफ्लोरेसेंस पॉजिटिव। तो आपसे पूछा जाए ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पॉजिटिव होता है, और आंसर इज मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। देन सेकेंडरी कॉजेस में आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट कॉज होंगे, जैसे दिया होगा 160-year-old पेशेंट ऑफ लिम्फोमा presents you with NSR का with proteinuria with lipiduria. What is your diagnosis? Your eye diagnosis is without even seeing biopsy. You can say it is membranous glomerulopathy. कैंसर से एसोसिएटेड कौन सा है? membranous glomerulopathy. कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, मान लो 30-year-old आरए की पेशेंट है और उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिल रहा है, आंसर इज membranous glomerulopathy. स्क्लेरोडर्मा आंसर इज membranous glomerulopathy. एसएलई में लुपस नेफ्राइटिस इज नेफ्राइटिक सिंड्रोम, लेकिन अगर सिर्फ प्रोटीन यूरिया हो रहा है, एनएसआर हो रहा है, तो योर आंसर इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम ड्यू टू membranous glomerulopathy. तो कैंसर हो, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, इन्फेक्शन हो जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, लेप्रोसी, मलेरिया और हाशिमोटो थायराइडाइटिस, योर आंसर इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम ड्यू टू मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। तो मतलब इसका एक क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे एक 50-year-old फीमेल विथ हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव विथ प्रोटीन यूरिया विथ एनएसआर का विथ लिपिड यूरिया, व्हाट इज योर डायग्नोसिस, और एक बायोप्सी दी होगी तो नहीं समझ आती, बायोप्सी बाहर में जाने, तो बायोप्सी आपने क्लिनिकल सिनेरियो देखा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ओल्ड एज के अंदर है, और पेशेंट को अंडरलाइंग एक डिजीज मिल रही है, जैसे हेपेटाइटिस बी मिल रहा है, कैंसर मिल रहा है, हेपेटाइटिस सी मिल रहा है, स्पॉट ऑन डायग्नोसिस मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, सोचने का ही नहीं। ठीक है, ड्रग्स के कारण हो रहा है तो वो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। here things are only different in respect of diagnosis. Diagnosis पे ANA may be positive if it is due to connective tissue disorder, or immunofluorescence will be positive unlike other two nephrotic syndrome. किडनी बायोप्सी यू विल सी हाइपरसेल्युलरिटी बिकॉज यहाँ न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होंगे, बिकॉज इट इज इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर अनलाइक एफएसजीएस एंड एनिमल चेन डिजीज वेयर देयर वाज increased deposition and food process effacement. Then on the immunofluorescence there will be granular appearance antibody against phospholipase A2. ट्रीटमेंट विल बी सेम, हाइपरटेंशन है तो ACRB दे दो, स्टैटिन सभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दे सकते हो अगर उसमें लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, और अल्टीमेट ट्रीटमेंट यहाँ सेम रहेगा, स्टेरॉइड प्लस साइक्लो, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो कॉम्प्लिकेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जिससे एक क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। पेशेंट आएगा एक साइड में वेन में ब्लॉकेज हो गया, तो देखो किडनी में आ तो आर्टरी अच्छे से रही है लेकिन कुछ भी जा नहीं रहा किडनी से, तो किडनी क्या हो जाएगी, सोलन हो। जब भी किडनी एकदम से सोलन होगी इट विल कॉज स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनेफ्रिक फेशिया, और इट विल कॉज पेरिनेफ्रिक कैप्सूल, it will cause severe pain. So there will be unilateral flank pain and there will be hematuria, there will be fever. ठीक है, and a patient will have AKI creatinine of rising from 1 to 3 in a matter of 2 days. Your diagnosis will be renal vein thrombosis. हमारा एक क्वेश्चन आया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था, नोट्स में मैंने आपको लिखाया हुआ है कि what your will be your investigation of choice. अगर पेशेंट का दिया हुआ है कि क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो यू विल गो फॉर रीनल डॉपलर। इफ पेशेंट का दिया हुआ क्रिएटिनिन 4 है, 5 है, 3 है, देन यू विल गो फॉर sorry, if creatinine is normal you will go for CT angiography because there is no much risk to the kidneys just with respect to the contrast. But if creatinine is abnormal you will go for renal doppler because there is no contrast needed, it is pretty much safe. तो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का आपके पास क्वेश्चन आने का चांस होता है, तो आपको एक जैसे एक रैंडम लाइक मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी सो मच एसोसिएटेड टू कैंसर की ये बात बोला जाता है कि अगर मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी डायग्नोज हुई है
तो आपको कैंसर के लिए स्क्रीन करना है, अदर वे अराउंड जाना है। मान लो पेशेंट कैंसर की सिम्टम के साथ नहीं आया, सिर्फ प्रोटीन यूरिया वगैरह ये सब लेके आया, और एक 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिल रहा है, ऑलवेज ऑलवेज रूल आउट कैंसर स्पेशली लिम्फोमा एंड अदर सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसी लाइक रीनल सेल कार्सिनोमा और प्रोस्टेट कार्सिनोमा। इसी से अदर वे अराउंड बताता हूँ। मान लो एक पेशेंट को टीबी हो गया, तो एक टेस्ट और क्या कराना चाहोगे उसमें? एनीबडी? आपने सबने पीएसएम पढ़ी हुई है, कोई बताओ यार। एक पेशेंट को टीबी हो गया, उसके साथ एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट आप क्या करवाना चाहोगे उस पेशेंट में? पीएसएम पढ़ी है ना? इतना हैंड रेज करो यार। पीएसएम बहुत बढ़िया विनय, वेरी गुड thought process here. If a patient, you have a patient of tuberculosis diagnosed newly, always rule out HIV. Similarly, if you have a patient that is diagnosed HIV, rule out tuberculosis. Similarly, very good. If a patient you have diagnosed hepatitis B, sorry I have given you the answer. अगर एक पेशेंट को पैन डायग्नोज करते हो, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, always get tested for hepatitis B because both are associated. Similarly, if you diagnose membranous glomerulopathy, always screen for cancer. Patient may have cancer. और so like this is all about nephrotic syndrome. I hope it is clear to you यार, बहुत ही बेसिक है। कॉमन सिम्टम ध्यान रखो, एनासार का इडीमा, हाइपरटेंशन में भी प्रेजेंट और मे बी नॉट, देयर विल बी एथेरोस्क्लेरोसिस। कॉमन डायग्नोसिस, प्रोटीन यूरिया मिलेगा, लिपिड यूरिया मिलेगा, हाइपरलिपिडीमिया मिलेगा। क्यों मिलेगा उसका रीजन मैंने बता दिया। एंड कॉमन ट्रीटमेंट दिमाग लगाने में, स्टेरॉइड दो, अगर इन्फेक्शियस कॉज है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करो, स्टेरॉइड मत दो, इन्फेक्शन को स्टेरॉइड फ्लेयर अप कर देगा। ठीक है, नाउ आई विल क्विकली गो थ्रू ऑल द notes that we have with us। 2 मिनट में नोट्स खत्म हो जाएंगे, फिर आप भी चिल करो। बट यार मैं प्रोबेबली इस वीकेंड पे क्लास, आई एम नॉट श्योर, बट आई विल थिंक ऑफ टेकिंग इट, क्योंकि आगे ब्रेक आ सकता, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी जितनी क्लासेस हो दैट विल बी बेटर। ये देखो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉमन चीजें क्या है? ग्लोमेरुलस काम नहीं करता तो वो प्रोटीन को रोक नहीं पाता, तो प्रोटीन आता है, प्रोटीन यूरिया होता है। एल्ब्यूमिन कम होगा तो एल्ब्यूमिन कम होने से एनासार का होगा। एंटीथ्रोम्बिन और प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, ये सब भी प्रोटीन से, ये भी बॉडी में कम होगा क्योंकि ये यूरिन से निकल रहे हैं, तो हाइपर कोआगुलेबल स्टेट आएगी। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कम होंगे तो थायराइड भी कम होएगा और आयरन भी कम होएगा। मेटेलिक बाइंडिंग प्रोटीन कम होंगे, एमबीपी आप फिजियोलॉजी में पढ़ते तो जिंक और कॉपर भी कम होगा। लाइपोप्रोटीन के सिग्नल कम होंगे जो कि नॉर्मली लिवर को नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो अब लिवर लिपिड बनाना रोकेगा नहीं, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया के कारण एनएसआर का अपनों ने डिस्कस कर लिया, एडीमा डिस्कस कर लिया, हाइपरलिपिडीमिया डिस्कस कर लिया, लिपिड यूरिया डिस्कस कर लिया। इन्वेस्टिगेशन, यूरिन एनालिसिस कराओगे, 24 आवर यूरिन कराओगे, यूरिन पीसीआर प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो ध्यान रखना। पीसीआर अलग है, एसीआर अलग है। आपसे एग्जामिनर आपके मजे लेने के लिए देगा सीकेडी की स्टेजिंग में और ऑप्शन में यूरिन पीसीआर दे देगा, प्लीज मत टिक करना सीकेडी की स्टेजिंग। अगर आपको करनी है तो जीएफआर से करो या यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो से करो, एसीआर से करनी है, पीसीआर से नहीं करनी। बेस्ट टेस्ट हमेशा बायोप्सी आपका जवाब रहेगा। ट्रीटमेंट एक्सेप्ट इन्फेक्शियस कॉज, हर जगह ट्रीटमेंट स्टेरॉइड देना है, दिमाग नहीं लगाना, सही नहीं हो रहा तो साइक्लोफॉस्फेट दे दो। फ्लूइड और सॉल्ट कम देना क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में एनासार का बहुत है, डायूरेटिक देते हैं। इसमें कंट्रोवर्शियल चीज है, देना ना देना दोनों चीजें। स्टैटिन आपको देनी है बिकॉज एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस है। एसीआर भी अगर हाइपरटेंशन है तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेक्शन। इसी से आपको कोई क्वेश्चन बता देता हूँ, पूछा जाता है एसएलई में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, तो फर्स्ट डिकेड में तो होता है अपना फर्स्ट डिकेड और सेकंड डिकेड। इसका एक बार आप मेरे को आंसर बताना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, एक बार आप अपने नोट से देखना। इफ यू गेट द राइट आंसर डू सेंड मी मैसेज, अगर नहीं होता तो जस्ट गिव मी रिमाइंडर, टुमारो आई विल सेंड इन डिटेल। तो एक दिन थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करने, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। अब आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इट इज ए सिंड्रोम, इट हैज मल्टीपल डिजीजेस इन इट्स मल्टीपल कॉजेस। अगर सिर्फ किडनी के अफेक्टेड है, जो कि 4 आप पढ़ते हो, एफएसजीएस, एमसीडी, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, कॉन्जेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो एफएसजीएस कैन बी इडियोपैथिक, कैन बी सेकेंडरी टू एचआईवी, स्टेरॉइड और सिकल सेल एनीमिया। सेकेंडरी कॉजेज में आते हैं इन्फेक्शन,
सिस्टमिक डिजीज जैसे डायबिटीज, अमाइलोइडोसिस, लिम्फोमा, और ऑल आरपीजन और ड्रग्स लाइक एंसाइड में कॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एफएसजीएस का मतलब देखो फोकल है और ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस का स्क्लेरोसिस हो रहा है लेकिन पूरी किडनी में नहीं हो रहा, फोकली हो रहा है। इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन अडल्ट्स। देयर इज नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया, there is hypertension, there is renal insufficiency in most of the cases. Adult most common cause of nephrotic syndrome है। idiopathic होता है, other causes is HIV, hepatitis B, reflux nephropathy, alport और bisphosphonates और sickle cell anemia। इन सब में आप इन डिजीज को ट्रीट करोगे और इडियोपैथिक के अंदर आप स्टेरॉइड दोगे, ठीक है। फिर अब कॉमन टेस्ट होते हैं, इसके अलावा आप आरएफटी और लिपिड प्रोफाइल सब कॉमन चीज है, कुछ नया नहीं है। आप लाइट माइक्रोस्कोपी पे हाइपरसेलुलरिटी दिखाई देगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हाइलिन डिपॉजिट दिखाई देंगे, इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट। तो लाइट माइक्रोस्कोपी देखो आपको ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस दिखाई दे रहा है, ये स्क्लेरोसिस है, ये स्क्लेरोसिस है, ये स्क्लेरोसिस है। मैं डीप करके दिखा देता हूँ, ये सब क्या स्क्लेरोसिस है, ठीक है। इओसिनोफिलिक स्क्लेरोसिस जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर अनलाइक एफएस मिनिमल चेन डिजीज जहाँ नॉर्मल मिलती है लाइट माइक्रोस्कोपी, तो मैंने कुछ नॉर्मल इमेजेस दे रखी है ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि कहाँ क्या दिखता है एक रीनल बायोप्सी में। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में भी फूड प्रोसेस इफेसमेंट होता है, तो इसलिए एमसीडी डायग्नोज हो जाता है, मिस डायग्नोज, अगर अगर इनफ ग्लोमेरुलस विजिबल नहीं है टू शो द ग्लेरोसिस। एटलीस्ट 8 ग्लोमेरुलस विजिबल होने चाहिए स्क्लेरोसिस देखने के लिए, अगर एक भी में है तो यू कैन लेबल इट एज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। सेकेंडरी कॉज है जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस भी, तो उसमें कॉज को ट्रीट करो। प्राइमरी अगर स्टेरॉइड प्राइमरी है मतलब इडियोपैथिक है तो स्टेरॉइड दो, एस इनहिबिटर दो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। एमसीडी एफएसजीएस को साथ साथ पढ़ो, मेन चीज एज ध्यान रखो। एमसीडी छोटे बच्चों में मिलता है, एफएसजीएस अडल्ट में कॉमनली मिलता है। सेकेंडरी फॉर्म एफएसजीएस के होते हैं, आपने पढ़ा नहीं होगा यूजुअली कि यार एचआईवी के कारण किसी को एमसीडी हो रहा है, एमसीडी में छोटे बच्चों के कारण होता है विदाउट एनी कॉज। तो एफएसजीएस कैन बी टू डू अदर कॉज लाइक वायरल इन्फेक्शन और सिकल सेल एनीमिया। और यहाँ देखो हिस्टोलॉजी कोई लीजन नहीं मिल रहा, जबकि एफएसजीएस में यू कैन फाइंड इट्स फोकल सेगमेंटल एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये यहाँ आप काट लो। पॉजिटिव एफएसजीएस में भी इसको हटाए रखो, यूजुअली इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव मिलता है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। Minimal chain disease means very less abnormality seen on biopsy. Usually light microscopy is normal. जबकि एफएसजीएस में आपको स्क्लेरोसिस दिखाई देता था, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फुट प्रोसेसमेंट आएगा। छोटा बच्चा एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ आ रहा है, तब ये सोचते हो अगर आपकी पीडीए में पोस्टिंग लगी होगी तो वहाँ कॉमनली आप यू कैन सी केसेस ऑफ मिनिमल चेन डिजीज। असाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा आपको, छोटे बेबीज में मिल रहा है, तो ये बीमारी जरूर सोचनी है। हर वार्ड में 2-3 बच्चे इस चीज के होंगे। ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल रहते हैं, यहाँ ध्यान रखना। अनलाइक नेफ्राइटिक सिंड्रोम जहाँ देयर इज क्विकली डिटोरिएशन ऑफ द किडनी, पेशेंट विल इवेंचुअली टर्न इनटू सीकेडी इफ नॉट ट्रीटेड। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पेशेंट गिव्स टाइम, पेशेंट हैज नॉर्मल ब्लड यूरिन रेट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। इसलिए मैंने बोला था कभी क्रिएटिनिन नॉर्मल देख के नहीं बोलना आपके गुर्दे नॉर्मल है, पूरा वर्कअप करना है पेशेंट का। लाइट माइक्रोस्कोपी नॉर्मल मिलेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस मिलेगा। ट्रीटमेंट अगर स्टेरॉइड सेंसिटिव है तो स्टेरॉइड दो, बढ़िया सेट हो जाएगा। स्टेरॉइड टॉक्सिक है तो आपको उसकी जगह स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट जैसे साइक्लोफॉस्फेट देने। स्टेरॉइड रेजिस्टेंट है तो साइक्लोस्पोरिन देने। दीज आर द साइड इफेक्ट दैट आई हैव रिटन। फिर कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन बी प्राइमरी, कैन बी सेकेंडरी। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसा होता है, जो इन्फेक्शन मदर को थे वो बच्चे का आ जाए, जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी, सीएमवी, टॉक्सोप्लाज्मिड सिफिलिस, इट विल कॉज कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर इन सब में तो आप सिर्फ इनको ट्रीट करो और कुछ मत दो। प्राइमरी होता है जहाँ किडनी के अंदर डिफेक्ट है, जैसे देखो ये पोडोसाइट है, पोडोसाइट पे अंदर पोडोसिन है और बाहर की तरफ जोड़ने वाला नेफ्रिन है। तो अगर नेफ्रिन खराब होता है तो एनपीएचएस1 जीन का डिफेक्ट है, जिपर मैकेनिज्म ही खराब हो गया तो सारे खुल के अलग हो जाएंगे पोडोसाइट, और इट विल बी फिनिश, मतलब फिनिश हो जाएगा पेशेंट, फिनिश टाइप नॉन इम्यून हाइड्रोस्पिटलिस, पूरा सूज के गुब्बारा हो जाएगा, बच्चे के सर्वाइव करने का चांस कम है। ओनली ट्रीटमेंट रीनल ट्रांसप्लांट विथ नेफ्रेक्टोमी, आपको किडनी हटानी पड़ेगी। एनपीएचएस2 जीन में पोडोसिन कम होता है, एनासार का और फोमी मिलेगा। स्टेरॉइड ट्रीटमेंट में देना है, अगर रेजिस्टेंट है तो टेक्रोलीमस देना है। Venous glomerulopathy most common cause of nephrotic syndrome in geriatric population.
ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है. It can be primary, that is antibody against phospholipase A2 receptor. It can be secondary, that is due to SLE, RA, scleroderma, MCTD, Hashimoto, solid organ malignancy like lymphoma, RCC, prostate, or infection like hepatitis B, HCV, leprosy और malaria. क्लिनिकल फीचर, ये सारे सेकेंडरी कॉज और ये सारे अपने आप में क्वेश्चन है. कॉमनली जो आपका क्वेश्चन आएगा वो लिम्फोमा का ओल्ड एज पेशेंट दिया हुआ है, आरसीसी का ओल्ड एज पेशेंट दिया होगा, या आर या स्क्लेरोडर्मा का एक पेशेंट दिया होगा और उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा. तो आपको बायोप्सी नहीं पढ़नी आती, भाड़ में जाने दो बायोप्सी को, सीधा डायग्नोसिस है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी. और समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है यार. लाइक स्टिल आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस. तो इसलिए आप क्लिनिकल फीचर्स ध्यान रखो. इडीमा होगा, एनएसआर का हाइपरटेंशन कॉमन चीजें हैं. मेन चीज यहाँ क्या है, एएनए पॉजिटिव होएगा, मेलिग्नेंसी हमेशा रूल आउट करनी है, और 3 इन्फेक्शन के टेस्ट कराने ही कराने. किडनी बायोप्सी में देर इज हाइपरसेलुलरिटी, न्यूट्रोफिलिया बढ़े हुए मिलेंगे, सब एंडोथेलियल्स डिपॉजिट और स्पाइक मिल रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे. आई विल शो यू दीज इमेजेस. जैसे यहाँ देखो, ग्रेनुलर ओपेसिटीज, ग्रेनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ एंटीबॉडी प्रेजेंट है. यहाँ देखो आपको सब एंडोथेलियल डिपॉजिट दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ एक ग्रेनुलर अपीयरेंस दिखाई दे रही है छोटी छोटी. So these are the positive immunofluorescence in a patient of membranous glomerulopathy. ट्रीटमेंट में सेम है, स्टैटिन, एंटीहाइपरटेंसिव और फिरोसमाइड. ठीक है, स्टेरॉइड और साइक्लोफॉसमाइड दोगे. कॉम्प्लिकेशन इज रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, जहाँ कलर डॉपलर कराओ, अगर आरएफटी डिरेंज है तो, और नॉर्मल है तो सिटी एंजियो कराओ. दैट इज हाउ यू मैनेज डायग्नोज ए पेशेंट ऑफ रीनल वेन थ्रोम्बोसिस. स्प्रेड मैंने बता दिया, यूनिलेटरल फ्लैंक पेन होगा, हीमेट्यूरिया होगा, एकेआई होगा. ट्रीटमेंट एंटी कोगुलेशन कितना टाइम के लिए दोगे, ये हमारे सुपर स्पेशलिटी में क्वेश्चन आया था. यूजुअली अगर अंडरलाइन कोई फैक्टर नहीं है, हाइपर कोगुलेबल स्टेट नहीं है, तो 6 मंथ्स के लिए देते हैं. एक सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक 65 ईयर ओल्ड है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी है, किसके लिए स्क्रीन करोगे? आंसर इज कार्सिनोमा. सो आई होप यार इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, मैंने काफी कोशिश करके बहुत बेसिक लेक्चर बनाया है, जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, है ना. सो एक बार इसको पढ़ना, गिव मी और रिव्यू, कि आपका थोड़ा डर खत्म हुआ क्या नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक से. इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन, जस्ट स्टे, आई विल क्लोज द रिकॉर्डिंग, देन यू कैन discuss your doubts. So good night, yeah. It was good seeing you back again. All love.